नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देखना शुरू कर चुके हैं योर स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। योर स्टॉक एक ऐसा शो जो मैं हमेशा कहता हूं कि आप दर्शकों का शो है, आप आम इन्वेस्टर्स का शो है, क्योंकि इस शो में हम एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके सवालों, आपकी शंकाओं को लेकर रखते हैं और इन शंकाओं का समाधान करते हैं मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स। लेकिन इस शो में आप जुड़ कैसे सकते हैं, कैसे अपने सवाल पहुंचा सकते हैं, कैसे आपकी अपनी क्वेरीज जो हैं हम तक पहुंचा सकते हैं, उसका तरीका सबसे पहले जान लीजिए। तो स्क्रीन के एक हिस्से में आपको हम एक नंबर और कुछ और जरिया बता रहे हैं जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आपको बता दें कि ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए आप अपने सवाल, अपने सभी जो आपकी क्वेरीज हैं वो हम तक पहुंचा सकते हैं। हम उन सवालों को शामिल करेंगे अपने शो में। कॉलर शो भी है तो आप कॉल भी मिलाकर हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर एक्स यानी ट्विटर जिसे आप जानते हैं, वहां पर भी आप अपने सवाल पोस्ट कीजिए, हम उन सवालों को शामिल करेंगे। यूट्यूब के जरिए भी कुछ सवालों को हम इस चर्चा में शामिल करते हैं। लेकिन बाजार को देखें तो गैप डाउन खुलने के बाद निचले स्तर से अगर बाजार देखें तो रिकवरी साफ तौर पर नजर आ रही है। निफ्टी जो है वो निचले स्तर से सुधार उसमें है। फिलहाल 19,600 के करीब पहुंचता हुआ निफ्टी। बैंक निफ्टी जरा लाइए, बैंक निफ्टी में देखें तो निचले स्तरों से यहां पे भी 200 अंकों का सुधार, 43,700 के ऊपर इस वक्त निफ्टी बैंक कारोबार करता हुआ। अब बाजार में अगर हम देखें तो फिलहाल जहां से अच्छे संकेत मिल रहे हैं वो पॉकेट्स हैं, उनमें बजाज ऑटो है, यहां लगभग 4.5% की तेजी नजर आ रही है। एलटीआई माइंड ट्री यहां पर जो है वो 4.25% की तेजी नजर आ रही है। इंडसइंड बैंक यहां पर 2.5% से ऊपर की तेजी नजर आ रही है। तो वहीं हीरो मोटो में भी 2.25% की तेजी इस वक्त है। इस वक्त अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखें तो 880 स्टॉक्स ऐसे हैं जो हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, तो 1244 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर दबाव इस वक्त कायम है। निफ्टी में दबाव विप्रो से आ रहा है कमजोर नतीजों की वजह से। कोल इंडिया है, टाटा स्टील है, इसके अलावा हिंडाल्को, टाटा कंज्यूमर, यूपीएल, यहां पर दबाव साफ तौर पर नजर आ रहा है। चलिए शो में अपने खास एक्सपर्ट को शामिल करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं तनीषा एकेडमी के नितलेश पावस्कर। नितलेश, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी हमें नजर आ रही है और नतीजों का दौर है, तो जाहिर सी बात है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल इस बाजार को किस तरह से भांप रहे हैं आप, और ये जो बीच बीच में करेक्शन है यहां पर मौके आपको कहां दिखाई दे रहे हैं? देखो, डेफिनेटली बाजार में थोड़ा सा वीकनेस है। लास्ट फ्राइडे में मैंने एक शो किया था, तभी मैंने कहा था कि 19,850 यहाँ पे एक बेस्ट सेलिंग रेंज है, यहाँ से हमें मार्केट में बिकवाली हमें देखने को मिल गई है। तो अभी के लिए मार्केट एक लेवल के ऊपर ठहरा है 19,500, 19,500, 19,520 ये लेवल का ब्रेकडाउन अगर होता है तो फिर हमें एक बार के लिए लोअर साइड जो है 19,200, 19,300 ये लेवल को टेस्ट करते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन बाजार में जब तक 19,730 ये लेवल को ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक कोई भी तेजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन 19,730 ये लेवल को अगर मार्केट क्रॉस कर देता है फिर हम लोग 19,640 या फिर 650 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। फिर बाजार में हम लोग 19,850 पहला टारगेट होगा इमीडिएटली बेसिस के ऊपर। अगर इसको भी काट देता है मार्केट तो डेफिनेटली यहाँ से एक मोमेंटम आपको ऊपर के साइड में देखने को मिलेगा। तो जैसे स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम लोग बात करेंगे कि स्टॉक्स में एक बढ़िया एक्शन हमें देखने को मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे एचयूएल के साथ जाना पसंद करूंगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर में अगर हम लोग देखेंगे एक अच्छा खासा एक मार्केट में ब्रेकआउट देखने को मिला था और ब्रेकआउट के बाद अभी एक लोअर लेवल के आसपास सपोर्ट किया है। तो मैं इसको प्ले करना चाहूंगा 2555 के ऊपर। 2555 जैसे ही निकलता है तो फिर हम लोग इसमें बाइंग इनिशिएट करेंगे। फिर जो हमारे टारगेट होंगे वो 2640 से लेके 2680, ये दो टारगेट हम लोग। ठीक है, तो बहुत बेहतर नजरिया। लेवल्स ध्यान दीजिए, 19,730 का ये ब्रेक होता है तो
850 और उसके ऊपर के लक्ष्य जो हैं वो हासिल हो सकते हैं। अब यहाँ स्टॉप लॉस बहुत ध्यान रखना है, अगर 19,730 का लेवल ब्रेक होता है, 19,640, 19,650, ये स्टॉप लॉस जो है इस पर नजर रखनी है। अब यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक जो रिकमेंडेशन आ रही है वो निकलेश की तरफ से आ रही है। HUL हिंदुस्तान लीवर 2555 जो है वो इस वक्त हम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 2640, 2680 तक के लक्ष्य HUL में हासिल हो सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, अपने पहले कॉलर को शो में जोड़ते हैं। आदित्य सिसोदिया साहब हैं झारखंड से। आदित्य नमस्कार, बताएं झारखंड में कहां से आप इस वक्त बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद अपना सवाल पूछिए। सर मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र पुणे अच्छा से। चलिए, यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है। आदित्य महाराष्ट्र में कहां से है आदित्य? सर पुणे से बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पुणे से पूछें अपना सवाल। सर मेरे पास ET Now इज माई ट्रिप के 97,300 शेयर थे। ठीक है। एट द रेट ऑफ 43.90। सर मैं होल्ड करूँ या फिर सेल करूँ? मतलब लॉस में चल रहा हूँ, 1.5 लाख रुपए। ठीक है निखिलेश, जरा बताइए ईज माई ट्रिप क्या करना चाहिए, नुकसान झेल रहे हैं यहाँ पे? देखो, स्टॉक में एक बेस फॉर्मेशन का एरिया है 38 से लेके 40। ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, इसके नीचे जाता है तो एक बार के लिए आपको कट करना चाहिए पोजीशंस, क्योंकि ये गैप एरिया था, उस गैप एरिया का सपोर्ट लेके मार्केट ने वहां से बाउंस बैक दिखाया। तो 38 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। लेकिन ये स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो 44 से लेके 45 ये रेंज का एक रेजिस्टेंस है। इसको अगर ये निकाल देता है तो थोड़ा सा क्वांटिटी आप इसमें ऐड कर सकते हो, फिर आपका स्टॉप लॉस होगा 42.50 का, उसको ट्रेल करके फिर हम लोग 50 से लेके 52 ये 2 टारगेट के लिए प्लान। ओके, ये है सलाह ईज माई ट्रिप पर। अब आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल हमें आया है व्हाट्सएप पर। मुंबई से त्रिकाम जी का मैसेज है। भारत वायर रूप्स के शेयर्स हैं इनके पास, 533 शेयर्स इन्होंने 180 के पास लिया हुआ था, काफ़ी अच्छे लेवल्स पे लिया। भारत वायर रूप्स में हम देख रहे हैं लगातार एक तेज़ी बनी हुई है और हाल फिलहाल में कंपनी के शेयर में शानदार तेज़ी देखने को मिली। इस वक्त अगर मौजूदा भाव देखें तो 272 के पास ये स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है और इनको अगर देखें तो करीब 47,000 का मुनाफा भी इस स्टॉक में हो रहा है। नितिलेश, क्या सजेस्ट करेंगे? शानदार रनअप हमने देखा था इस स्टॉक में, भारत वायर के शेयर में, और काफ़ी अच्छे स्तरों पर भी इन्होंने लिया। अभी भी तेज़ी में ही है स्टॉक, और भी तेज़ी के लिए बने रहना चाहिए इन्हें यहाँ पर? डेफिनेटली बने रह सकते हैं, लेकिन एक स्टॉप लॉस में जरूर सजेस्ट करूंगा 264 रुपीज का। 264 का अगर इम्पोर्टेंस अगर हम लोग देखेंगे तो 10 अक्टूबर को जहां से बुल एक्टिवेट हुए थे वही लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसके नीचे जाएगा तो थोड़ा सा स्टॉक में वीकनेस बढ़ेगा, ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन और उसका एरिया का भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो 264 रुपीज एक इम्पोर्टेंट स्टॉप लॉस होगा। चाहिए तो यहाँ पे आप 50% क्वांटिटी को बुक कर लेना और बाकी का ट्रेडिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। नीति आपको सुझाई गई है स्टॉक में। बढ़ते हैं आगे, अगले कॉलर को जोड़ते हैं। आकाश हैं हरियाणा से। आकाश, गुड मॉर्निंग। हरियाणा में कहां से बात कर रहे हैं आप, पहले तो ये बताइए और उसके बाद अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ सर। जी पूछिए अपना सवाल। मैंने सर कुछ दिन पहले NBCC का मैंने 400 शेयर्स दिया था, बट उस पर भी कोई ग्रोथ नहीं था। बट आज मैं देखा था कुछ ग्रोथ है। क्या अगले 10-20 दिनों का या कितने दिन तक मुझे इसको होल्ड रखना चाहिए? ठीक है, चलिए आपको एक बेहतर नजरिया देते हैं। इस बीच हमारे साथ एक और खास एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, अरिहंत कैपिटल के अभिषेक जैन जी। अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आपका ET Now संदेश में। जरा बताइए, NBCC 65 रुपए पे इन्होंने खरीदारी की है, 400 स्टॉक्स इनके पास हैं। शॉर्ट टर्म नजरिया चाहते हैं, क्या करना चाहिए? सर मेरा व्यू यही है कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी स्टॉक लेना चाहते हैं राइट नाउ, तो ऑब्वियसली जब तक मोमेंटम है तब तक बने रहिए। मोस्ट ऑफ द PSU स्टॉक्स वी बीन टेलिंग लाइक अपने फंडामेंटल से आगे बढ़ चुके हैं राइट नाउ। चाहे आप NBCC की बात करें या किसी और कंपनी की बात करें इस सेक्टर में राइट नाउ, आई थिंक PSU स्टॉक्स में दिस कैन बी अ गुड टाइम टू बुक प्रॉफिट्स। वी हैव सीन लॉट ऑफ रैलीज, स्टॉक्स सस्ता नहीं है। और सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज ये है कि राइट नाउ NBCC एंड अदर कंपनीज के बारे में एग्जीक्यूशन साइड में देयर विल बी ऑर्डर स्लो डाउन आई एम एक्सपेक्टिंग इन नेक्स्ट 6 months बिकॉज इलेक्शन है। तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ से स्टॉक में ज्यादा जबरदस्त तेजी हो सकती है।
तो आप थोड़ा देख के कीजिए। आप व्यू यही है कि अगर आप ले रहे हैं तो यानी कि आप जिसमें आपने स्टॉप लॉसेस जो भी हैं आप मेंटेन करके रखिए। 65-66 लेवल का जो है राइट नाउ, थोड़ा आप उसमें स्टॉप लॉस लेके रखिए, क्योंकि इसमें आगे जाके मेरे को लगता नहीं है कि इसमें यहाँ से कुछ मेजर अपसाइड स्टॉक में है। और अगर मोमेंटम प्ले है तो आप उसमें स्टॉप लॉसेस जो है 65 से अपनी कॉस्ट का कम से कम स्टॉप लॉस बना के रखिए, ताकि आप उसको ट्रेल करते रहें। ओके, ठीक है। तो ये है सलाह एनबीसीसी पर, अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज करते रहिए। अगला सवाल हमें आया है, हाँ, हमारे साथ फोन लाइन पर रांची से ब्रजेश जुड़े हैं। ब्रजेश जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। नमस्ते मैडम, मेरा पहला सवाल है कि ये टाटा स्टील के 400 शेयर है मेरे पास, 134 का खरीदा हुआ है मैम। ठीक है। और एसबीआई के 57 शेयर है, 586 के रेट पे खरीदा हुआ है। और एक और बैंकिंग से आईसीआईसी बैंक का पूछूंगा मैम, 586 शेयर है 917 जी 917 का फेज पे 30 शेयर आईसीआईसी बैंक का है। इसमें मैं चाहूंगा कि इसमें कुछ राय मिलेगी, या बेचना या रखना है। आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था इन स्टॉक्स को? जी मैम, मेरा मतलब नजरिया था कम से कम 1.5-2 साल रखने का प्लान किया था मैं। तो टाटा स्टील में तो मैं ये 1.5 साल से ऊपर, लगभग 2 साल होने वाले हैं। 1.5 साल हो चुका है मैम, 1 साल से ऊपर हो चुका है। ओके, तो टाटा स्टील में हम देख पा रहे हैं आपको नुकसान हो रहा है हल्का। एसबीआई, आईसीआईसीआई आप हल्के मुनाफे में हैं इन दोनों स्टॉक्स में, लेकिन 2 साल से होल्ड कर रहे हैं स्टॉक में, ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ। हालांकि 2 साल कम है इन शेयरों के लिए बाजार के उतार चढ़ाव को देखते हुए। कंपनियां सही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपके टाइम फ्रेम को देखते हुए एक बार सलाह ले लेते हैं। मनोजिलेश, क्या सजेस्ट करेंगे? तीनों स्टॉक्स पर राय दे दीजिए आप। टाटा स्टील, एसबीआई, आईसीआईसीआई है इनके पोर्टफोलियो में। टाटा स्टील में हल्का नुकसान हो रहा है और हम देख रहे हैं कि अच्छी तेजी आई थी स्टॉक में, इन्होंने थोड़ा ऊपरी लेवल पर एंट्री कर दी, क्योंकि उसके बाद से एक रेंज में ही स्टॉक कारोबार कर रहा है। तो टाटा स्टील में क्या सलाह देंगे? और एसबीआई और आईसीआईसीआई हल्के मुनाफे में हैं, यहाँ पर भी बने रहें या फिर निकल जाएं जो भी मुनाफा हो रहा है? कोई और स्टॉक आप इनको सुझाएं। देखो, टाटा स्टील में मुझे याद है मैं कंटिन्यूअसली बाइंग रिकमेंड करते आ रहा हूँ 105 से लेके 108 इस रेंज में। तो टाटा स्टील में एक चीज का ध्यान रखें, हमने हमारे क्लाइंट्स को स्टॉप लॉस ट्रेल करवाया है। 122 रुपए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे जाता है तो एक बार के लिए पोजीशंस को कट कर लेना। और इससे अच्छा एक बेहतर मैं विकल्प दूंगा आपको एनएमडीसी। एनएमडीसी में किस तरह से अगर ब्रेक डाउन आ जाता है और 140 145 इस रेंज में अगर एनएमडीसी का काउंटर मिलता है तो डेफिनेटली टाटा स्टील से स्विच होके हमें एनएमडीसी में पोजीशंस को बनानी चाहिए। अगर टाटा स्टील 132 ये लेवल को क्रॉस करता है, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है 122 का जो सजेस्ट किया है, तो उसके ऊपर टाटा स्टील में आप फिर से पोजीशंस को ऐड कर लेना। तो फिर स्टॉप लॉस आपका 126 का रखना चाहिए। और मुझे यहाँ से लग रहा है टाटा स्टील में 132 का लेवल ब्रेकआउट करने के बाद 160 ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। दूसरी चीज, आईसीआईसीआई बैंक पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पेन और बाकी है। 920 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 920 के नीचे ये स्टॉक 840 830 ये लेवल के आसपास जाएगा। तो डीप में 820 830 ये बेस्ट बाइंग रेंज होगा। चाहिए तो आप स्विच कर सकते हो फेडरल बैंक में 135 से लेके 130 एक बेस फॉर्मेशन का एरिया है, वहां पे अगर मिलता है तो डेफिनेटली वहां पे थोड़ा सा क्वांटिटी आप ले सकते हो। दूसरा चीज जो एसबीआई का है, एसबीआई देखो 600 620 ये लेवल के आसपास जाके उसमें एक मोमेंटम का स्लो डाउन हो जाता है। तो एसबीआई में स्ट्रिक्टली मैं एक चीज कहना चाहूंगा, 557 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसके नीचे जाता है तो एक बार के लिए पोजीशंस को हल्के कर लेना। इससे अच्छा मैं पीएनबी को देखूंगा। पीएनबी में अगर हम लोग देखेंगे तो 64 65 इस रेंज का मंथली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट आता है। किस कारण से आज या फिर कुछ दिनों के बाद पीएनबी इस रेंज में मिलता है, तो बेस्ट विकल्प रहेगा आपके लिए पीएनबी में ऐड। ये आपको विस्तृत राय आपके तमाम स्टॉक्स पर मिली है, उम्मीद करते हैं कि आपके काम आए। चलिए बढ़ते हैं आगे एक खास सेगमेंट की ओर, और ये है हमारा ऑप्शन का चैंपियन। सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश जी गुड मॉर्निंग, बताएं आज ऑप्शन की दुनिया में क्या रणनीति है आपकी? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।
बिल्कुल देखिए, ऑप्शंस में जो सेक्टर हमने चुना है वो है ऑटो, और विद इन दिस स्पेस हीरो मोटोकॉर्प ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बजाज ऑटो में ऑलरेडी हम एक बड़ा ब्रेकआउट देख चुके हैं, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है। उसी प्रकार का एक्शन हमें हीरो मोटोकॉर्प में देखने को मिल सकता है। इसीलिए इस मोमेंटम को प्ले करने के लिए यहाँ पे 3240 का अक्टूबर सीरीज का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी, जो करंटली 28 से 30 के बीच में ट्रेड हो रहा है। करंट लेवल पर इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। और अंडरलाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें हीरो मोटोकॉर्प यहाँ से 3250 से लेके 3300 तक की ओर जाता हुआ नजर आ सकता है। इसीलिए ये कॉल ऑप्शन हमें यहाँ से ऊपरी स्तरों पर 45 और 55 ये दो टारगेट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए हीरो मोटोकॉर्प में लॉन्ग करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 19 रुपीज का। अगर अपसाइड में टारगेट अचीव होते हैं तो 7500 तक का मुनाफा यहाँ पे हो सकता है, और मैक्सिमम लॉस यहाँ पे थोड़ा छोटे रिस्क से हमने ये ऑप्शन इनिशिएट किया है। यहाँ पे 3300 का यहाँ पे रिस्क होगा, और 3240 का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करने की सलाह होगी। तो नीलेश जैन की ऑप्शन की रणनीति हीरो मोटो पे 3240 की कॉल खरीदने की सलाह आपको। स्टॉप लॉस 19 का, लक्ष्य 45 और 55 दो लक्ष्य यहाँ पे। 7500 तक का अधिकतम मुनाफा और 3300 तक का नुकसान। एक बार बता दें आपको कि ऑप्शन की दुनिया में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है, तो हर चीज़ बहुत परख कर ही निवेश करें। ये हमारा रिस्क डिस्क्लोजर आपके लिए। कुछ और भी सवालों को शामिल करते हैं। हमें सोशल मीडिया पे जो सवाल मिल रहे हैं उसमें व्हाट्सएप पर सवाल आया है। सूरत से विजय जी का सवाल है स्पाइस जेट पर 500 शेयर्स इन्होंने 40 रुपए पर लिया हुआ है। अब इन्होंने मेंशन तो नहीं किया कि ये खरीद कब की है और कितना समय दे सकते हैं, लेकिन अगर चार्ट्स को देखें तो हाल फिलहाल में एक तेजी आई थी स्टॉक में, जब इंजन लीजर और कंपनी के बीच सेटलमेंट की खबरें निकल कर आ रही थी। उसके बाद हमने देखा था एक स्पाइक आया था स्टॉक में, और शायद उन्हीं लेवल्स के आसपास इन्होंने एंट्री भी कर ली, लेकिन उसके बाद से स्टॉक दबाव में है। आज तो एकदम सपाट कारोबार हो रहा है। स्पाइस जेट के शेयर में 31 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इन्होंने क्वांटिटी भी अच्छी खासी ले ली थी, जिसकी वजह से 4000 के आसपास का नुकसान हो रहा है। ओके, चलिए, ये सही लेवल्स हैं। 38 के पास स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है, करीब 1.5% की मजबूती है स्टॉक में। इस पर एक बार राय ले लेते हैं। अभिषेक, आप सजेस्ट करिए, स्पाइस जेट थोड़ी तेजी के लिए रुकना चाहिए, क्योंकि एक तेजी आई थी, उसके बाद से हम देख रहे हैं स्टॉक में थोड़ा दबाव ही है 43-44 के लेवल्स देखने के बाद। अभी क्या करें? एक तेजी के लिए रुक सकते हैं एक बाउंस के लिए, या फिर निकल जाएं? कोई चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको स्पाइस जेट के? मैम, मेरा व्यू ये है कि अगर आपने ले रखा है राइट नाउ तो ये स्टॉक आप लेके रख सकते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। 2-3 चीजें जो फंडामेंटली अभी पॉजिटिव हुई है राइट नाउ, एक तो इंडिया में तो प्लेयर्स जो इनके कॉम्पिटिटर्स थे उन्होंने एग्जिट किया है, तो वो इसको बेनिफिट मिलना चाहिए। सेकंड इम्पोर्टेंट क्या है, इंडिया में अभी ट्रैवल एंड टूरिज्म का एटलीस्ट नेक्स्ट 6 से 9 महीने का अच्छी विजिबिलिटी है। तो और थर्ड, जो इनके कंसर्न्स थे, इनके इंजन लेके जो कंसर्न्स थे वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इनको हो सकता है कि अधिक फ्लाइट्स की अनुमति मिल जाए आगे जाके, तो वो भी एक पॉजिटिव चीज रहेगी। फोर्थ, जो आप जो सेटलमेंट की बात कर रहे हैं वो एक पॉजिटिव बात कर रही है। और आई थिंक बीच में ऐसा न्यूज आया था कि एक कॉम्पिटिटर प्रमोटर ने उन्होंने अभी थोड़ा स्टॉक लिया है, तो आई थिंक दीज 3-4 थिंग्स शुड डू वेरी वेल फॉर द कंपनी। आप है तो बने रहिए। 34 या 33 का आप स्टॉप लॉस बना के रख सकते हैं, बट आई थिंक उस लेवल पे भी अगर आप हैं तो थोड़ा एवरेज भी कर सकते हैं, बट आई थिंक दिस इज स्टॉक आप बना के रखिए। और इसमें मेरे को लगता है कि आगे जाके नेक्स्ट 1 वर्ष में आपको ये स्टॉक कम से कम 60 से 65 रुपए तक के प्राइस दिए जा सकते हैं, दिखे जा सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह स्पाइस जेट पर। जिनके पास है होल्ड कर सकते हैं थोड़ी तेजी के लिए। इस बीच नेस्ले के नतीजे आपके स्क्रीन पर, जैसे ही नतीजे आए स्टॉक में एक तेजी, मुनाफे में शानदार तेजी देखने को मिली है। अनुमान से बेहतर आंकड़े आए हैं मुनाफे के फ्रंट पर, जो अभी पहला टिकाया 908 करोड़ का मुनाफा कंपनी का आया है। हमारा जो अनुमान था वो 800 करोड़ के आसपास था, तो उस फ्रंट पर नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कंपनी ने 1:10 के शेयर विभाजन की भी घोषणा कर दी है। एक शेयर के बदले 10 शेयर्स के विभाजन की भी घोषणा कर दी है। 140 रुपए अंतरिम डिविडेंड की भी कंपनी ने घोषणा की है। तो ये कुछ अनाउंसमेंट हो रहे हैं कंपनी की तरफ से।
इसके अलावा आय जो है वो अनुमान से थोड़ी कम नजर आ रही है। हमारा अनुमान था 5,161 करोड़ का, उसके सामने 5,037 करोड़ के फिगर्स आए हैं। मार्जिन के नंबर्स और वॉल्यूम्स के फ्रंट पर किस तरह की ग्रोथ है ये देखना होगा, स्पेशली बिल्कुल वॉल्यूम्स के फ्रंट पर देखना होगा किस तरह के नंबर्स आए हैं। हमारा जो अनुमान है वो मार्जिन के फ्रंट पर अगर देखेंगे तो 1199 करोड़ के कामकाजी मुनाफे का अनुमान था, उसके सामने ये फिगर्स भी अच्छे आए हैं। 1225 करोड़ का कामकाजी मुनाफा कंपनी ने घोषित किया है और इसके अलावा मार्जिन जो है वो 23.2% पर एक्सपेक्टेड है। देखना होगा वहां पर किस तरह के नंबर्स आते हैं। एक और अपडेट जो आ रहा है इस वक्त वो ये है कि कंपनी को एक मुश्त मुनाफा भी हुआ है, जिसकी वजह से जो मुनाफा है वो अनुमान से काफी अच्छा नजर आ रहा है। क्योंकि अगर बाकी फ्रंट्स पर देखेंगे तो नंबर्स अनुमान से कमजोर हैं, लेकिन मुनाफे में जो इतना बड़ा स्पाइक है वो इस कारण से भी है कि कंपनी को एक मुश्त मुनाफे की बात की जा रही है, जिसके कारण ये 908 करोड़ का मुनाफा दिखाई दे रहा है। इस वजह से हमने देखा था कि स्टॉक में एक स्पाइक आया था। अब जैसे जैसे नंबर्स आ रहे हैं, डिटेल्स निकल कर आ रही हैं, स्टॉक में दबाव भी है। इस वक्त 1.25% नीचे स्टॉक आ चुका है। अब वॉल्यूम ग्रोथ किस तरीके के आते हैं इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन एक बार एक राय ले लेते हैं। नतीजा है नीतिलेश, चार्ट्स देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही नंबर्स आए हैं। क्या फर्स्ट टिक में कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको, या फिर जिनके पास है उन्हें क्या सलाह देंगे नतीजों के बाद? स्टॉक है उनको एक ही सलाह दूंगा कि 23,000 एक इम्पोर्टेंट लेवल है कि इसका आपको सपोर्ट रखना पड़ेगा। इसके नीचे जाएगा तो एक बार के लिए पोजीशंस को कट कर लेना। 23,000 का स्टॉप लॉस हिट करके अगर फिर से मार्केट 23,500 ये लेवल के ऊपर निकलता है तो फिर आप इसमें पोजीशंस बना सकते हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है अभी के लिए 23,000 के नीचे खराब होगा, 23,500 ये लेवल के ऊपर ये स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा हो सकता है। तो डेफिनेटली ये दो लेवल को आपको ध्यान रखना चाहिए। जिस साइड का भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे उस प्रकार का ट्रेड करना चाहिए। बाइंग में कंडीशन एक ही होगा, नीचे जाके अगर फिर से 23,500 ये लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो ही हमें इसमें एक एंट्री प्लान करना चाहिए। ठीक है, तो ये है नेस्ले के नतीजे। स्टॉक चार्ट से भी आपको राय दिला दे दी। इसमें सबसे बड़ी घोषणा तो यही हुई है कि 1:10 के स्टॉक स्प्लिट की भी घोषणा हुई है। नेस्ले 23,000 के पास आ चुका है ये स्टॉक और अब इन लेवल्स पर स्टॉक स्प्लिट की भी घोषणा कंपनी ने कर दी है। चलिए इस पर हम आगे भी फोकस करेंगे नतीजों पर। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बड़ी अम्मा, हेयर फॉल। सारा इस अनियन को खींचो। जिनकी जड़ें स्ट्रॉन्ग हो उन्हें गिरने का कोई डर नहीं। मामाअर्थ अनियन शैम्पू, इंडिया का नंबर 1 अनियन शैम्पू जो बालों की जड़ों को बनाए स्ट्रॉन्ग और हेयर फॉल कम करे 90% तक। छत टपक रही। अरे शिफ्ट करने वाले हैं ना पापा, बस घर मिलने की देर है। इसीलिए तो घर मैजिक ब्रिक्स पे देखिए, प्रॉपर्टी की पूरी इन्फॉर्मेशन विद एक्सपर्ट एडवाइस और 15 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी ऑप्शंस हैं। गुड, एटलीस्ट मेरा घर तो लाखों में होगा। तूफानी बारिश, क्रैक जीरो मतलब नेरोलैक हीरो। जापानीज टेक्नोलॉजी वाला पेंट प्लस है। नेरोलैक एक्सेल माइका मार्बल स्ट्रेच एंड शील, इसमें 2 गुना स्ट्रेच रखी वॉल्स को क्रैक फ्री सालों साल। sama pina ay crack only. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और नतीजों का सीजन चल रहा है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं परसिस्टेंस सिस्टम्स के दूसरी तिमाही के नतीजों पर बात करने के लिए कंपनी के ईडी और सीएफओ सुनील सप्रे साहब। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 नाव स्वदेश में। मेरा पहला सवाल यही है कि जो रेवेन्यू बिलिंग है और एग्जीक्यूशन है वो थोड़ा वहाँ धीमापन है, तो अभी आपका डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर क्या नजरिया इस हिसाब से बन रहा है? अगर आपने देखा होगा कि जो मार्केट एनवायरनमेंट है वो अभी भी क्वाइट वॉलेटाइल है और 3 फैक्टर्स है उसको। एक जियोपॉलिटिकल एंगल है, दूसरा इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स का एंगल है, और तीसरा जो एंगल है जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है, सेल्स साइकिल्स हैं, ये 2 फैक्टर्स को लेके उसको इम्पैक्ट कर रहा है। तो अक्रॉस द सेक्टर आपने देखा होगा कि ऑर्डर विन्स काफी अच्छे हैं, लेकिन जो नए डील्स हो रहे हैं वो रैंप अप होने में टाइम लग रहा है। सो ये रीजन है जिसमें रेवेन्यू ग्रोथ बिल्डअप होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। हमने कंसिस्टेंटली क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर अच्छे विन्स किए हैं,
वी हैव बीन वेरी क्लोज टू द कस्टमर्स, सो इसको चलते हमारा रेवेन्यू ग्रोथ है। लेकिन जो नए डील्स हैं उसको स्टिल वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड फॉर गेटिंग द रेवेन्यूज एक्चुअली फ्रक्टिफाइड। तो ये सिचुएशन एक्चुअली देखने को मिल रही है। ठीक है सर, लेकिन ना मार्जिन्स को भी अगर देखें तो वो भी उम्मीद से कमज़ोर रहे हैं। अब आप कब रिकवरी की उम्मीद देख रहे हैं, रिकवरी की संभावनाएं कब तक देख रहे हैं? जी, हमारा ये क्वार्टर में एक तो मेन फैक्टर है कि हमारा जो वेज हाइक है उसका साइकिल 1 जुलाई का रहता है, वो जो हमने कंटिन्यू किया है, तो उसका इम्पैक्ट 2.7% है द वेज हाइक इटसेल्फ। और अगर रेवेन्यू ग्रोथ सॉलिड रहती है तो a large part of the wage hike can be absorbed by the revenue growth, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा सा मॉडरेट रहने से इसको और 1-2 क्वार्टर लग सकते हैं नॉर्मलाइज होने में। सो बाकी तो मार्जिन देयर इज नो अदर इम्पैक्ट, जैसे कि प्राइसिंग है वो स्टेबल है, कॉस्ट है वो ठीक है, स्टेबल है, यूटिलाइजेशन हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा ये क्वार्टर में यूटिलाइजेशन इम्प्रूवमेंट है। तो ये सब फैक्टर्स हैं, लेकिन yes, the deal ramp-ups being slower, the margin improvement or recovery from this, particularly because we had the wage hike, it will take 1 or 2 quarters. ठीक है सर, लेकिन हेड काउंट एडिशन भी जो है वहाँ पर एक स्लोअर ट्रेंड नज़र आया है, तो इस लिहाज से FY24 के लिए आपके फ्रेशर एडिशन क्या हैं, क्या लक्ष्य हैं उसके? नहीं, मेनली क्या है, आपने अगर देखा होगा कि लास्ट ईयर में हमने 3000 प्लस फ्रेशर इंजीनियर्स ऐड किए थे, तो ओवर ए पीरियड ऑफ सक्सेसिव क्वार्टर्स वी हैव बीन इंक्रीजिंगली बिलिंग द फ्रेशर्स। तो ये क्वार्टर में सीन ये है कि जो एट्रिशन हुआ है वो हमने कंप्लीटली बैकफिल नहीं किया है विद अ कॉन्शियस एफर्ट टू इंश्योर दैट यूटिलाइजेशन गोज अप। तो देयर इज नो अदर फैक्टर। इनफैक्ट ये साल में हमने जो फ्रेशर कमिटमेंट किए हैं उसकी एक बैच भी ऑलरेडी ज्वाइन हो गई है, सो दैट इज ऑन ट्रैक। इट इज जस्ट दैट वी वांट टू इंश्योर, सो नए डील विंस के लिए भी हम लोग हायर करेंगे, लेकिन इट विल बी विद एन आई टू इंश्योर कि यूटिलाइजेशन 80% एंड अबव और इम्प्रूव करते रहें। बिल्कुल, जैसा आपने डील विंस का जिक्र किया तो ये काफ़ी मजबूत है। कहाँ ज़्यादा मजबूती दिख रही है, किन वर्टिकल्स में ये दिख रही है और क्या ये सस्टेनेबल रहने वाली है? डील विंस में आप देखेंगे कि थोड़ा एक क्वार्टर टू क्वार्टर सीजनैलिटी रहता है। लास्ट टाइम हमने कहा था कि कई थोड़े डील्स थे जो स्पिल ओवर हो गए थे नेक्स्ट क्वार्टर में, तो एक वो फैक्टर था कि जो डील्स मटेरियलाइज हो गए। और डेफिनेटली वी हैव बीन वर्किंग वेरी क्लोज विद द कस्टमर्स। अल्टीमेटली द सेल्स साइकिल्स बीइंग लॉन्गर, वी आर चेजिंग मोर डील्स इन द मार्केट। सो द फैक्ट इज दिस क्वार्टर डिड रिजल्ट इन वेरी गुड ऑर्डर विन्स। तो द सिचुएशन एवरी क्वार्टर टू क्वार्टर जैसे रिन्यूअल्स रहते हैं वो एक सीजनैलिटी रहता है रिन्यूअल्स का, सो हम पूरा हमारे फैक्ट शीट में डिस्क्लोज करते हैं, लेकिन द आउटलुक इज स्लोली काइंड ऑफ टर्निंग। इट इज टू अर्ली टू से कि द अनसर्टेनिटी इज बिहाइंड अस और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। इट विल टेक एटलीस्ट 2-3 मोर क्वार्टर्स, जैसे सब ग्लोबल फैक्टर्स आप मैक्रोस देखेंगे, तो दैट इज हाउ इट इज। एंड एट आवर स्केल वी बिलीव देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन विच वी कैन ग्रो। बिल्कुल सर, एक और सवाल, स्लो रिकवरी है लेकिन क्या आगे Q4 या Q1 में आप कुछ बेहतर ट्रेंड्स देख रहे हैं? So Q1 of next year, which is 2024, which is Q4, वहां से आपको इम्प्रूवमेंट नजर आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सप्रे सर आपका हमसे जुड़ने के लिए और आपके आगे की ग्रोथ के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, ये था पर्सिस्टेंट सिस्टम का मैनेजमेंट दूसरी तिमाही के नतीजों पर बातचीत करने के लिए तमाम बातों का विश्लेषण किया ज़रा, लेकिन स्टॉक पे भी एक नज़रिया हम ले लेते हैं। और अभिषेक, मैं आपके पास आना चाहूँगा। पर्सिस्टेंट ज़रा बताइए क्या नज़रिया बन रहा है। आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक का लगभग 4% के करीब ऊपर होता हुआ। नंबर्स बहुत अच्छे हैं। कंपनी कंटिन्यूसली आप देखेंगे, आप ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखेंगे ये कंपनी रिलेटिवली बहुत अच्छा दे रही है राइट नाउ। गाइडेंस में डील विन बहुत स्ट्रांग थे, रेवेन्यू काफी अच्छा था, थोड़ा सा ईबिट में मिस था,
बट आई थिंक व्यू यही है कि राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज एज मिड कैप में मेरे को नहीं लगता है कि आगे जाके कुछ वैल्यूएशन वाइज थोड़ा स्टॉक्स में थोड़ा महंगा लग रहा है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्यू यही है कि आप स्टॉक्स में अगर बिकॉज रैली जो आई है वो स्टॉक्स में कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे, वन ऑफ द लाइक कंटिन्यूसली जब दूसरी आईटी कंपनी चैलेंजेस के बारे में बात कर रही है, ये कंपनी है दिस बीन कंटिन्यूसली डिलीवरिंग गुड सेट ऑफ नंबर्स, तो ये मार्केट को भी अच्छा लग रहा है और इस कारण से स्टॉक में आपने जो मूवमेंट दिखा है वो दिखा है। तो आई थिंक दिस कैन बी अ वेरी गुड प्ले राइट नाउ। आई थिंक अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कीजिए, बट नीचे के लेवल पे डेफिनेटली एज एन हाउस वी हैव एन होल्ड रेटिंग ऑन द स्टॉक। ठीक है, तो ये एक बेहतर नजरिया इस वक्त परसिस्टेंट पे। बढ़ते हैं आगे, अगले कॉलर को जोड़ते हैं। गिरीश हैं नागपुर महाराष्ट्र से। गिरीश जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने जैसा लिख के भेजा आपको, पटेल इंजीनियरिंग के शेयर है 100 शेयर है, 1 महीने पहले लिए थे 1 साल के लिए 59 पे है। और एक आईडीबी जो बैंक है उसमें मैं एंट्री लेना चाहता हूँ 1 साल के लिए। कौन सा बैंक? आईडीएफसी जो बैंक है। अच्छा, आईडीएफसी नॉट फर्स्ट आईडी है, आईडीएफसी। उसका क्या मर्जर होने वाला है उसके हिसाब से 1 साल के लिए, तो किस लेवल पे एंट्री लें? ठीक है, ठीक है। जोमेटो है, जोमेटो की 109 पे एंट्री लिए 1 साल के लिए, 100 शेयर है उसमें, और एवरेज आउट कितने पे करें? पटेल इंजीनियरिंग का और इनके तीनों के वो बताइए कि एवरेज आउट कितने पे करें 1 साल के लिए, क्या इतना ही रहने दें कि नहीं करें? लेवल बताइए एवरेज आउट की। ठीक है, ठीक है, चलिए नितेश सबसे पहले पटेल इंजीनियरिंग पर राय दीजिए। और पटेल इंजीनियरिंग के इनके पास 100 शेयर हैं, 59 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदा है। जरा बेहतर नजरिया दीजिए, क्या एवरेज आउट करना है? लक्ष्य जो है वो आगे के लिए क्या बन रहा है आपको? देखो, पटेल इंजीनियरिंग में अगर देखें डेली चार्ट के ऊपर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन रहा है। 48 रुपीज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे जाएगा तो स्टॉक में वीकनेस देखने को मिलेगी। आपको एवरेज करना होगा तो एक चीज का मैं चीज कहना चाहूंगा, लोअर लेवल पे एवरेज ना करके अगर ये स्टॉक 53 ये लेवल को ब्रेकआउट कर देता है तो वहां पे पोटेंशियल ज्यादा मुझे लग रहा है कि वहां से एक ब्रेकआउट आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, इनका दूसरा सवाल आईडीएफसी पे है, क्या इस लेवल पे एंट्री ली जा सकती है? नॉट आईडीएफसी फर्स्ट, आईडीएफसी। देखो, आईडीएफसी लिमिटेड में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन हो रहा सकता है। इसमें बेस्ट रेंज जो होगा वो रेंज होगा 105 से लेके 95। ये रेंज में अगर आता है तो डेफिनेटली यहाँ पे लेना चाहिए। आईडीएफसी लिमिटेड से ज्यादा मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हूँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। अगर किस कारण से इसमें 12 से 15% का गिरावट आता है, 90 रुपीज के आसपास भी भाव चल रहा है, तो 75 से लेके 74 ये लेवल के आसपास आपको आईडीएफसी फर्स्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए आईडीएफसी लिमिटेड से। जरा जोमेटो ले आई, जोमेटो पे भी उनका सवाल है और 109 शेयर इन्होंने जोमेटो के खरीदे हुए हैं और भाव जो है 100 रुपए के आसपास। क्या करना चाहिए? देखो, स्टॉक में बने रह सकते। एक जो पॉइंट है, जो आईपीओ का लो पॉइंट है, उस लो पॉइंट को मार्केट अभी एक रेजिस्टेंस की तरह ले रहा है लिस्टिंग डे वाला, तो इसको अगर ये निकाल देता है तो स्टॉक में बड़ा रीरेटिंग देखने को मिलेगा। तो जो क्वांटिटी है उसको होल्ड करो। एक और चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, 107 से लेके 115 इस रेंज में अगर कंसोलिडेशन बड़ा होता है, मतलब 15 दिन या फिर महीने भर का, और उसके बाद 115 को निकाल देता है तो क्वांटिटी आप इसमें और बढ़ा सकते हो और यहाँ से मोमेंटम स्टॉक में और अच्छा खासा देखने को आपको। तो ये नजरिया आपके तीनों स्टॉक पर, उम्मीद करते हैं कि आपकी शंका का समाधान हुआ होगा। अगली कॉलर को जोड़ते हैं, मंजू कुमारी हैं दिल्ली से। मंजू गुड मॉर्निंग, पूछे अपना सवाल। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास जेडएस लाइफ के हैं 400 शेयर, 430 की प्राइस पे। अब नजरिया आपका लंबी अवधि की निवेशक है? हाँ, लॉन्ग टाइम हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो बधाई, क्योंकि आपने जिस लेवल पे एंट्री की है उस लेवल से आपको इस वक्त अच्छा खासा मुनाफा होता हुआ। चलिए आगे का नजरिया हम लेते हैं। अभिषेक, जायडस लाइफ क्या राय होगी? 400-450 रुपए की खरीदी है इनकी। हमारा व्यू जायडस लाइफ में अगर आप देखेंगे तो जायडस लाइफ में रेवलीमेट का बेनिफिट आपको लास्ट 2-3 क्वार्टर से दिख रहा था, तो इस कारण से कंपनी ने अच्छे नंबर्स दिए थे। बट अभी व्यू यही है कि अगर आपके पास है तो थोड़ा ऊपर के लेवल पे आए तो आप प्रॉफिट बुक कीजिए राइट नाउ। आई डोंट थिंक सो इस लेवल से 600 के आसपास में
राइट नाउ इसमें अपसाइड ज्यादा कुछ है राइट नाउ, और अब जब तक इनके जो प्लांट्स रिलेटेड इश्यूज है वो सॉर्ट नहीं होंगे तो तब तक आई डोंट थिंक सो कि ये स्टॉक्स में बड़ी तेजी करनी चाहिए। बट ये अगर आपने बहुत अच्छे भाव पे खरीदा है मैम तो आप बने रहिए राइट नाउ। अगर आप चाहें तो 570 560 का स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, बट आई थिंक नेक्स्ट 1-1.5 क्वार्टर 1-2 क्वार्टर आई डोंट थिंक सो कोई सुपर तेजी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और उसमें इस कंपनी में दिखती है एट दिस। ये राय जाइडस लाइफ पे आपको मिलती हुई। 360 डिग्री एनालिसिस करने वाले हैं IRM एनर्जी के IPO में, तो इसमें पैसा लगाएं या नहीं, IRM एनर्जी के IPO में आपका पैसा बनने वाला है या नहीं, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन जी। आस्था जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और स्वाभाविक सा सवाल आम निवेशक का यही है कि जो इस कंपनी का कारोबार है, जिस तरह की प्रोडक्ट्स में और जिस तरह की सर्विसेज में ये डील करती हैं, उन सारी बातों को अगर आधार माने तो क्या ये IPO उनके लिए फायदेमंद साबित होगा या नहीं? आपका आकलन क्या कहता है? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। देखा जाए तो जो IRM एनर्जी कंपनी है वो क्या काम करती है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, PNG और CNG दोनों की सप्लाई ही करती है, और पर्टिकुलर GAs जिसे कि हम ज्योग्राफिकल एरियाज बोलते हैं वहां पे करती है, जिसमें गुजरात भी आता है और भी बाकी एरियाज तमिलनाडु के अभी उनको नए GAs जो मिले हैं तो उसमें तमिलनाडु भी आता है, बनासकांठा गुजरात में है और गिर साहिब करके पंजाब में है, वहां पे भी है। तो अब कंपनी में सबसे पहले लगाना है कि नहीं, तो उसके लिए हमारी तरफ से सब्सक्राइब की रेटिंग है, कंपनी में लगाना है, इन्वेस्टमेंट करना है IPO में। लिस्टिंग गेन के लिए करना है कि लॉन्ग टर्म के लिए, तो लिस्टिंग गेन होने की भी उम्मीद है, लेकिन लिमिटेड लिस्टिंग गेन के लिए। बहुत बड़े फायरवर्क्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन लिमिटेड एक लिस्टिंग गेन हो सकता है, और लॉन्ग टर्म के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया बैट है। तो दोनों ही तरह की जो कैटेगरी के इन्वेस्टर्स हैं उनको इस कंपनी के IPO में सब्सक्राइब करने की राय है हमारी तरफ से। ठीक है, तो राय ये है कि लिमिटेड लिस्टिंग गेन हो या लॉन्ग टर्म बेट हो, इन दोनों ही आधार पर फिलहाल यहाँ पर जो हैं वो बेहतर संकेत मिलते हुए। आशा जी, अगर हम इस कंपनी के कारोबार को देखें और इनके जो प्रतिद्वंदी हैं या पेयर कॉम्पिटिटर्स हैं उनके कारोबार से जब तुलना करें, तो इन सारी बातों को अगर देखें तो कितना बड़ा बेहतर नजरिया आगे की ग्रोथ और बाकी चीजों को लेकर आपको नजर आ रहा है? में हमने लिया है महानगर गैस को लिया है, IGL को लिया है, गुजरात गैस को लिया है, और टू सर्टेन एक्सटेंट अदानी गैस को। तो टॉप लाइन, बॉटम लाइन और EBITDA तीनों में जो फिगर्स हैं वो इतने बड़े नहीं हैं जितना कि बड़ा कारोबार इन कंपनीज का है। लेकिन अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो ग्रोथ इसने बहुत सॉलिड दिखाई है। इसका एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि लोअर बेस पे है, लेकिन टॉप लाइन की CAGR अगर मैं IRM एनर्जी की लेती हूँ और लास्ट 2 साल की लेती हूँ 21 से 23 की, तो 100% से ज्यादा की CAGR ग्रोथ है टॉप लाइन में, यानी कि नेट सेल्स में। वहीं बॉटम लाइन यानी कि नेट प्रॉफिट की बात करें तो वहां पे भी जो ग्रोथ आ रही है वो 27% की है 2 सालों की। अब अगर मैं पेयर्स को कंपेयर करती हूँ तो कोई भी पेयर्स ने इतनी सॉलिड ग्रोथ नहीं दिखाई है, क्योंकि मैक्सिमम जो ग्रोथ मैंने पेयर्स की देखी थी उसमें भी टॉप लाइन में कोई 70-72 से ज्यादा की ग्रोथ नहीं दिखा पाया और बॉटम लाइन में 18% से ज्यादा की नहीं दिखा पाया। तो ग्रोथ के पैमाने पे इस कंपनी ने आउटपेस किया है अपने पेयर्स को, और इसमें बिल्कुल स्वाभाविक कारण है कि थोड़ा छोटा बेस है। लेकिन क्या अट्रैक्टिव लगता है तो लॉन्ग टर्म आउटलुक अच्छा है। देखिए, जिस तरह से नेचुरल गैस का शेयर आगे जाते हुए बढ़ने वाला है, कंपनी के लिए काफी फायदेमंद होगा। किरत पारेख की रिकमेंडेशन भी आ चुकी है और उसमें सभी गैस कंपनियों को, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को फायदा हुआ है, क्योंकि वहां पे गैस की प्राइसेस को लिमिट किया गया है, तो इनपुट कॉस्ट कम हुई है और आने वाले 2 सालों के लिए वो लिमिट हो चुकी है, और उसके बाद भी जो गैस की प्राइसेस होंगी वो बहुत ही कम रेट से बढ़ेंगी। तो बहुत बढ़िया फायदा कंपनी को होगा। तीसरा, कंपनी यहाँ पे लगातार केपेक्स कर रही है, न्यू ज्योग्राफिकल एरियाज जो कि मैं बता रही थी, जिस तरह से इन्होंने वहां पे भी एक्सपेंड किया है, तो एक बड़ा बिजनेस वहां पे कंपनी को मिलेगा, और ये जो कंपनी भी बिजनेस दिखा रही है वो तिगुनी होती हुई नजर आएगी अगर मैं यहाँ से 3 से 4 साल का पर्सपेक्टिव लेती हूँ। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ आउटलुक काफी स्ट्रॉन्ग है।
क्योंकि सरकार ने भी सपोर्ट किया है। शॉर्ट टर्म में भी देखा जाए तो जो पी मल्टीपल पे आ रहे हैं वो 19 के पी मल्टीपल पे ये आईपीओ लेके आ रहे हैं। 480 से 505 का जो प्राइस बैंड फिक्स किया है। अभी ये जो पी मल्टीपल है, इसको अगर मैं पीयर से कंपेयर करती हूँ तो वहां मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंपनी अगर थोड़ा और नीचे के प्राइस पे लाती तो बड़े लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद थी। तो फेयरली वैल्यूड लगता है पीयर्स के हिसाब से, और इसीलिए मैंने कहा लिमिटेड लिस्टिंग गेन तो होंगे, लेकिन 5 से लेके 8% या 10%, उससे बड़े लिस्टिंग गेन होने की अगर मार्केट ने सहारा दिया तो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी अगर ये स्टॉक रहता है पोर्टफोलियो में तो रिटर्न दिखे जाएगा। ठीक है, बहुत स्पष्ट राय जो है और तमाम आधार इस राय के भी पेश करती हुई आस्था जी, हम इस कंपनी को देखें तो चाहे कमर्शियल हो, घरेलू हो, इंडस्ट्रियल हो, सभी सेगमेंट में दखल है इसका, और इस वजह से जो है वो कारोबार काफ़ी डाइवर्सिफाई है। लेकिन उसके बावजूद और जो संकेत आप बता रही हैं उन सब के बावजूद मार्जिन एक कंसर्न लगातार बना हुआ है। ज़रा इस पर एक राय दीजिए। देखिए, मार्जिन कंसर्न है, इसका मुख्य कारण है कि मार्जिन वॉलेटाइल थे लास्ट 2 सालों में, क्योंकि कोविड की वजह से एक समय पे जहां गैस प्राइसेस बहुत ज्यादा शूट अप हो गई थी, तो वहां पे थोड़े से मार्जिन हमने कंप्रेस्ड होते हुए देखे। तो मार्जिन्स वॉलेटाइल हैं, लेकिन अब जिस तरह से गवर्नमेंट ने यहाँ पे किरित पारिक रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया है, जहाँ पे कि गैस प्राइसेस को फिक्स कर दिया गया है, तो मुझे लगता है कि अब गोइंग फॉरवर्ड ये जो मार्जिन्स का कंसर्न है ये आगे नहीं रहेगा। और इनफैक्ट ये इसी कंपनी के लिए नहीं, बाकी इंडस्ट्री में जो दूसरी कंपनियां हैं उनके लिए भी ये लागू होता है। तो जो मार्जिन्स ये पहले दिखा रहे थे उसमें वॉलेटिलिटी थी, उसमें कमी थी, क्योंकि गैस प्राइसेस में बहुत भारी उठापटक हमने देखी थी, और स्पेशली कोविड से भी ज्यादा मैं यूक्रेन वॉर को यहाँ पे एक कारण बताना चाहूंगी, क्योंकि यूक्रेन वॉर की वजह से हमें सबको पता है गैस की प्राइसेस में बहुत बड़ा इजाफा आया था, जो कि यहाँ पे मार्जिन के दबाव का कारण था। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड अगर कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन इस हद तक नहीं होता है और इंडिया के लेवल पे तो प्राइसेस फिक्स हो ही गई है, तो मुझे लगता है मार्जिन्स यहाँ पे सस्टेन्ड रहेंगे, कंटेन्ड रहेंगे, और इसी वजह से ये एक अच्छा और अट्रैक्टिव आईपीओ लग रहा है। बहुत बेहतर तरीके से तमाम बातें आप रख रही हैं, और इन सब के बीच प्रोमोटर्स का भी जिक्र करना होगा। प्रोमोटर्स कितने भरोसेमंद और इस नजरिए से कैसे देखते हैं कंपनी के कारोबार को? मोटर्स की बात करें तो कैडिला फार्मा ऑल्दो एकदम अलग ही क्षेत्र की कंपनी है और पता भी नहीं होगा लोगों को, लेकिन कैडिला फार्मा इसके प्रमोटर्स में से आता है, और वहां पे उनका जो पेरेंटेज है वो काफी स्ट्रॉन्ग मैं मानती हूँ, क्योंकि बढ़िया कंपनी है, बढ़िया मैनेजमेंट है, और यहाँ पे इनफैक्ट कैडिला फार्मा के पास यहाँ पे होल्डिंग भी अच्छी खासी है। मेरे हिसाब से, मुझे अगर एग्जैक्ट फिगर याद है तो वो 40% से ज्यादा है। मैं माफी चाहती हूँ अगर मैंने ये परसेंटेज में, मुझे क्योंकि प्रॉपर याद नहीं है, बट 45% के आसपास शायद कैडिला की होल्डिंग थी इसमें, या उससे ज्यादा भी थी। तो अच्छा पेरेंटेज है यहाँ पे, और जिस तरह से जो मैनेजमेंट और प्रमोटर है वो भी बहुत स्ट्रांग है, काफी अनुभवी है, तो प्रमोटर्स भी बहुत बढ़िया लगते हैं। कंपनी का कारोबार बढ़िया है, ग्रोइंग कंपनी है, और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म आउटलुक गैस कंपनियों के लिए बढ़िया है। सभी पैमाने पे सब्सक्राइब करने की रेटिंग है, बट बड़ी उम्मीद ना लगाएं। अगर मिल गया तो बढ़िया बात है, लेकिन लिमिटेड गेन होने की उम्मीद बिल्कुल लगा सकते हैं लिस्टिंग के दिन। ठीक है, तो ये एक विस्तृत चर्चा, एनालिसिस कह लीजिए, 360 डिग्री एनालिसिस आस्था जी के साथ हमने की कंपनी के ग्रोथ पे, कंपनी के कारोबार पे, किस तरह की एक्सपर्टीज है, और आईपीओ में आपका पैसा बनेगा या नहीं, इस पर भी आस्था जी ने आपको बेहतर राय दी। तो जो निचोड़ है वो ये है कि चाहे शॉर्ट लिस्टिंग हो या फिर लॉन्ग टर्म बेट हो, इन दोनों ही मोर्चों पर जो है वो फिलहाल ये आईपीओ बेहतर नजर आ रहा है। एनर्जी और गैस डिस्ट्रीब्यूशन की जो बाकी कंपनियां हैं उस मुकाबले से ये कंपनी इस मायने में भी अलग है, क्योंकि ये थोड़ा पर्यावरण के थोड़ा और अनुकूल बेहतर तरीके से एनर्जी देती है, और ये इसे बाकी इसकी जो पीयर्स हैं उनसे अलग बनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आस्था जी इस अहम चर्चा के लिए, खास एनालिसिस के लिए। और चलिए इन सब के बीच जरा हम बाजार पर एक
व्यू लेते हैं। फिलहाल बाजार जो है 19,500 के ऊपर लगातार बना हुआ, 19,600 के करीब बाजार जाता हुआ। प्रेशर है बाजार पे, लेकिन निचले स्तरों से रिकवरी साफ तौर पर नजर आ रही है। निफ्टी बैंक को अगर हम देखें तो वहां पर भी निचले स्तरों से रिकवरी फिलहाल है। गैप डाउन के बाद जो है वो बाजार में संकेत साफ तौर पर मिलते हुए। चलिए इस पर एक नजरिया ले लेते हैं। नीतीश, फिलहाल बाजार को यहां से कैसे देख रहे हैं आप? आगे क्या नजरिया बन रहा है आपका? देखो, बाजार में अगर हम लोग देखेंगे तो अभी के लिए मार्केट अभी शांत पड़ा है, तो मैं इसको वेट एंड वॉच की तरह देख रहा हूँ। जब तक मार्केट 19,540 ये लेवल के नीचे नहीं जाता है, तब तक कोई भी फ्रेश अभी शॉर्ट हम लोग नहीं ओपन करें। 19,850 का जो प्रीवियस शॉर्ट है उसको ही हम लोग अभी कैरी करें। लेकिन अगर मार्केट में 19,630 ये यहाँ तक अगर आज बाउंस आता है, तो बाउंस शायद मेरे हिसाब से वो सेल ऑफ कहीं देखने को मिलेगा। लेकिन मैं मेरा व्यू चेंज करूंगा। 19,730 के ऊपर अगर ये बाजार सक्षम रहता है, तो फिर हम लोग 19,850 का पहला एक इनिशियल लेवल के ऊपर टारगेट का प्लान करेंगे। फिर उसको भी निकाल देता है तो फिर जो दिवाली है, फिर बुल्स के लिए दिवाली होगी, अदरवाइज ये दिवाली बियर्स के लिए हो सकती है। तो ये लेवल्स का ध्यान रखें। 19,730 के ऊपर बाजार तेज होगा, 19,540 इस लेवल के नीचे बाजार में थोड़ा सा एक वीकनेस देखने को मिलेगी। तो बाजार पे अभी भी जो नजरिया है नीतीश का वो पिछले लेवल से ही कायम है, और यहाँ पर किन किन लेवल्स पर आपको नजर रखनी है वो भी आपको सुझाते हुए बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे नीतीश आपका। इसके साथ ही अभिषेक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शो में जुड़ने के लिए, हमारे निवेशकों को, दर्शकों को भरोसेमंद सलाह देने के लिए।